Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. Steel का बादशाह. Telemanas Mental Health for All. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय की सबसे अंतर्राष्ट्रीय खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि युद्ध विराम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। कल तक युद्ध विराम में मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान पर अब झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि युद्ध विराम में लेबनान पर हमले रुक जाएंगे, इसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन अब अमेरिका ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि इस समझौते में लेबनान कभी शामिल था ही नहीं। तो क्या ईरान को झूठी जानकारी दी गई? अब ईरान और लेबनान दोनों शहबाज शरीफ से जवाब मांग रहे हैं। आज सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और शांति के नाम पर पूरी दुनिया को गुमराह किया? और पाकिस्तान को आखिर किस बात की जल्दबाजी थी? इसके बाद हम आपको बताएंगे कि युद्ध विराम को अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए और ये टूटने की कगार पर है। इजराइल ने पिछले 24 घंटों में लेबनान पर लगातार बड़े हमले किए हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही लेबनान में लगभग 250 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने सख्त चेतावनी दी है कि वो लेबनान का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही युद्ध विराम टूट जाए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या लेबनान की वजह से अब यह युद्ध विराम खत्म हो सकता है? और आखिर में असम, केरलम और पुडुचेरी में हुई वोटिंग को आपके लिए डिकोड करेंगे। तीनों राज्यों में रिकॉर्ड वोटिंग, बढ़ता उत्साह और बदलते समीकरण क्या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत हैं? क्या असम में बीजेपी की हैट्रिक होगी और केरलम में कोई सत्ता परिवर्तन के चांस दिख रहे हैं? ये सब आपको आज हम बताएंगे। लेकिन आज जिस खबर की पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है वो ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। ईरान ने इस युद्ध विराम को इस शर्त पर स्वीकार किया था कि इसमें लेबनान भी शामिल होगा और अमेरिका और इजराइल अब लेबनान पर कोई हमला नहीं करेंगे। अमेरिका ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उसे ऐसा लगता है कि ईरान को लेबनान के बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ईरान ये सोच रहा होगा कि इस युद्ध विराम का जो समझौता है उसमें लेबनान भी शामिल होगा, लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल साफ कह दिया कि युद्ध विराम के समझौते पर बातचीत के दौरान अमेरिका ने लेबनान को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया था और इसलिए इस समझौते में लेबनान शामिल नहीं होगा। लेकिन शायद ईरान ये मानकर चल रहा था कि यह युद्ध विराम लेबनान पर लागू होगा। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि लेबनान इस युद्ध विराम में न तो शामिल था और ना ही होगा। तो सबसे पहले आप अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस का यह बयान सुनिए, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि ईरान को लेबनान के बारे में लगता है कोई गलतफहमी हुई है। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful.
तो आपने देख लिया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति साफ ये बात कह रहे हैं कि ईरान को कोई गलतफहमी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान को यह गलतफहमी हुई कैसे। इस कंफ्यूजन को पैदा करने के लिए शक की हर सुई पाकिस्तान की तरफ जा रही है। और मैं पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा हूं, ये समझने के लिए आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वो सोशल मीडिया पोस्ट देखिए जिसमें उन्होंने इस सीज फायर का ऐलान किया था। इस पोस्ट में शहबाज शरीफ साफ साफ लिख रहे हैं कि यह युद्ध विराम लेबनान पर भी लागू होगा और वो भी तुरंत प्रभाव से, और इसके लिए अमेरिका सहमत हो चुका है। देखिए आप, ये उनका पोस्ट है। मैंने खास तौर पर देखिए आपकी स्क्रीन पर इंक्लूडिंग लेबनान उसमें लिखा हुआ है। मैं पढ़कर भी आपको बता सकता हूं जो उन्होंने ये पोस्ट किया है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप देखिए, इसमें लेबनान का नाम उन्होंने साफ लिखा है। With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and elsewhere, effectively, immediately. यहां आप ये देख सकते हैं, इफेक्टिवली, इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से, और साफ साफ उन्होंने लेबनान लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग लेबनान। आप देखिए, इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ, इन सबको टैग किया है। यह भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबको टैग करके उन्होंने ये सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है और साफ साफ लिखा है, सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान। ये सब इसलिए आपको दिखाया है ताकि सबको यह बात समझ में आ जाए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जब ऐलान किया था तो उसमें लेबनान का नाम लिखा था और इन सारे नेताओं को उन्होंने टैग किया था। अगर युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं था तो अमेरिका के राष्ट्रपति, वहां के उपराष्ट्रपति और वहां के विदेश मंत्री को तुरंत सोशल मीडिया पर ही इस पोस्ट के जवाब में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि इसमें लेबनान शामिल नहीं है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गलत तथ्यों के साथ इस बात की घोषणा कर दी है। यहां यह मत भूलिए कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस बातचीत में सबसे बड़ा मध्यस्थ होने का दावा कर रहा है। अब देखिए अगली चीज। अब मैं आपको ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, यूरोपियन कमीशन और जापान के नेताओं का एक जॉइंट स्टेटमेंट दिखाता हूं जिसमें वो बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिखकर उसे इस समझौते के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। ये देखिए यहां भी आप, इसमें साफ लिखा है, वी थैंक पाकिस्तान। यह भी आपको साफ नजर आ रहा होगा। मैं पढ़कर भी आपको सुना देता हूं। वी थैंक पाकिस्तान एंड ऑल पार्टनर्स इन्वॉल्व्ड फॉर फैसिलिटेटिंग दिस इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। अब शहबाज शरीफ ने जो युद्ध विराम का समझौता पोस्ट किया था, अब उसे लेकर विवाद शुरू हो चुका है और अब इस पर शहबाज शरीफ से दुनिया के बड़े बड़े नेता सफाई मांग रहे हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने शहबाज शरीफ को फोन करके उनसे पूछा कि इस युद्ध विराम में लेबनान शामिल है या नहीं, और अगर नहीं तो शहबाज शरीफ ने ऐसा क्यों लिखा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लेबनान का मुद्दा उठाया है और कहा है कि शहबाज शरीफ ने स्पष्ट तौर पर लेबनान का नाम लिखा था और अब इससे इनकार करने या पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। गलीबाफ लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 देखिए, पीएम शहबाज शरीफ पब्लिकली एंड क्लियरली स्ट्रेस्ड द लेबनान इशू, देयर इज नो रूम फॉर डिनायल एंड बैक ट्रैकिंग।
ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भी शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट को टैग करके उसे शेयर करते हुए उसके ऊपर लिखा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम और लेबनान में युद्ध एक साथ नहीं चल सकते। आप उनका ये पोस्ट भी देखिए जो उन्होंने आज लिखा है, और ये भी शहबाज शरीफ के पोस्ट के ऊपर जाकर उन्होंने लिखा है, और वो ये कह रहे हैं कि द वर्ल्ड सीज द मैसेकर इन लेबनान, द बॉल इज इन द यूएस कोर्ट। यानी हर व्यक्ति इस समय शहबाज शरीफ के इस सोशल मीडिया पोस्ट को कोट कर रहा है और कह रहा है कि आपने तो कहा था, आपने लिखा था कि इसमें लेबनान शामिल है, लेकिन फिर लेबनान शामिल क्यों नहीं है? तो इन तीनों लीडर्स ने युद्ध विराम पर शहबाज शरीफ से ही सवाल पूछा है। अब इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, कि बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने ईरान से यह वादा कर दिया कि इस युद्ध विराम में लेबनान को भी हम शामिल करवाएंगे, और ईरान इसी शर्त पर राजी हुआ। लेकिन शहबाज शरीफ इस बात के लिए अमेरिका को राजी नहीं कर पाए, और पाकिस्तान ने इसके बारे में ईरान को अंधेरे में रखा। ये ईरान के साथ एक बहुत बड़ी धोखेबाजी है। और दूसरी बात ये हो सकती है, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने ईरान की इस शर्त के बारे में अमेरिका को अंधेरे में रखा हो, अमेरिका को ये बात ना बताई हो कि अगर आपने लेबनान को शामिल नहीं किया तो ईरान इस युद्ध विराम के लिए कभी तैयार होगा ही नहीं। ये बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि इतने बड़े युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए किसी भी देश के लिए दो बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, समझौते की शर्तों को लागू करवाने की ताकत, और दूसरा, निष्पक्षता। और पाकिस्तान के पास ये दोनों ही नहीं है, और यही कारण है कि युद्ध विराम के अगले ही दिन ईरान और अमेरिका के बीच गलतफहमियां और झूठे वादे सामने आ गए। असल में पाकिस्तान की पूरी मंशा ये थी कि वो अपनी एक आतंकी देश की छवि को बदलकर खुद को दुनिया के सामने एक शांति प्रिय देश की तरह दिखा सके। उसे अपनी छवि बदलने की बड़ी जल्दबाजी है। शहबाज शरीफ भी अपनी छवि को बदलना चाहते हैं। आसिम मुनीर भी बड़े बेचैन हैं कि वो अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन साबित करना चाहते हैं। पाकिस्तान उस हाई टेबल पर खुद को बैठे हुए देखना चाहता है जहां दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर और प्रभावशाली देश बैठते हैं। पाकिस्तान उनकी कंपनी में उनके साथ अपने आप को देखना चाहता है। शहबाज शरीफ इस समझौते को अपने देश की ब्रांडिंग और छवि बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, साथ ही अपनी छवि भी मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान का नाम जब भी आता था, या तो किसी आतंकवादी हमले से पाकिस्तान का कनेक्शन जुड़ता था कि आतंकवाद को पाकिस्तान पाल पोस कर बड़ा करता है, इसके आतंकवादियों से कनेक्शन है, या फिर पाकिस्तान के ये बड़े बड़े नेता कटोरा लेकर किसी देश में लोन मांगने के लिए, कर्ज मांगने के लिए पहुंचते थे। इन्हीं दो चीज़ों के लिए पाकिस्तान जाना जाता था, अपनी गरीबी के लिए, कर्जा लेने के लिए, और आतंकवाद के लिए। पहली बार पाकिस्तान इस बात को लेकर बड़ा गदगद हो रहा है कि शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में इस समझौते को अपनी अंतर्राष्ट्रीय कामयाबी और कूटनीतिक जीत की तरह पेश कर रहे हैं, और उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनके लिए मेज थपथपा रहे हैं। कैसे, जरा देखिए। तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने झूठ बोलकर ही सही, गलतफहमियां पैदा करके ही सही, धोखेबाजी करके ही सही, लेकिन ये डील हमने करवा दी। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका से आए एक संदेश को कैसे कॉपी पेस्ट कर रहे थे, और वो ये बताना भूल गए लोगों को कि ये कहीं और से आया है, और उन्होंने ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स इसके साथ ही कॉपी पेस्ट करके ये पूरा संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के आईटी सेल ने भी कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान की छवि बदलने की कोशिश की है, और अब वो पाकिस्तान को एक शांति दूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर एक संदेश की, एक मैसेज की बड़ी चर्चा हो रही है। एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि जैसे ही कोई पाकिस्तानी, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति
दुनिया के किसी भी अलग अलग एयरपोर्ट पर उतर रहा है तो वहां पर एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं, इमिग्रेशन के अधिकारी हैं, वो युद्ध विराम में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफें कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक पीस मेकर यानी शांति दूत बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पोस्ट में सिर्फ अकाउंट के नाम, व्यक्ति का नाम बदल दिया गया है, लेकिन बाकी पूरा की पूरा मैसेज वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया गया है। बड़ी स्क्रीन पर मैं जरा आपको पढ़कर दिखाता हूं, मैं देखिए और आप भी पढ़ पाएंगे कि कैसे इतने सारे जो सोशल मीडिया संदेश हैं, एक ही शब्दावली है। देखिए, जस्ट लैंडेड एट एन एयरपोर्ट इन स्पेन, हैंडेड ओवर माई पाकिस्तानी पासपोर्ट फॉर इमिग्रेशन एंड द ऑफिसर स्माइल्ड वार्मली, लुक्ड एट मी एंड सेड यू आर अ ग्लोबल पीस मेकर, वी आर प्राउड ऑफ यू, मेड माई डे। फिर नीचे वाला लिख रहा है, आई लैंडेड इन कुआलालंपुर in Malaysia, handed over my Pakistani passport for immigration and the officer smiled warmly, looked at me and said you are a global peacemaker। आप देखते जाइए कितने सारे ये फर्जी अकाउंट से पाकिस्तान ये पोस्ट करवा रहा है। इसमें भाषा एक जैसी है, सिर्फ जगह का नाम बदला गया है और इसे पोस्ट करने वाले व्यक्ति का नाम बदल दिया गया है और उसके अकाउंट का नाम बदल दिया गया है। बाकी पूरी की पूरी भाषा सारी की सारी एक ही है और ये सब ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के नागरिक हैं, हम दुनिया के अलग अलग जगहों पर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं और मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट जब इमिग्रेशन के लिए दिया तो वहाँ के लोगों ने हमें एक ग्लोबल पीस मेकर बताया और कहा कि वी आर प्राउड ऑफ यू। देखिए, सब जगह एक ही चीज़ है, वी आर प्राउड ऑफ यू, मेड माई डे, वी आर प्राउड ऑफ यू, मेड माई डे, और पाकिस्तान का झंडा साथ में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सारे मैसेज, ये सारे सोशल मीडिया पोस्ट अलग अलग लोग शेयर नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान एक साथ कई फर्जी अकाउंट से बार बार एक ही स्क्रिप्ट वाला पोस्ट करके इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान एक शांति दूत की तरह अपनी ब्रांडिंग करना चाहता है। पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि कॉपी पेस्ट करने से विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी कभी नहीं बनती। पाकिस्तान रातों रात अपनी छवि बदलकर एक आतंकी प्रिय देश से शांति प्रिय देश कभी नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो इसमें कामयाब हो जाएगा। अब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग चल रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल असीम मुनीर और वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग की गई है। सोचिए, इससे बड़ा मजाक क्या आपने कभी सुना है? पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग हो रही है। पिछले साल तक शहबाज शरीफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस पुरस्कार की मांग कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे अपना कि उन्हें मिलना चाहिए। अब शहबाज शरीफ खुद को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग करवा रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप का एक और कॉम्पिटिटर सामने आ गया है और वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ली जाए कि शहबाज शरीफ को नोबेल पुरस्कार मिल भी जाए तो शायद वो ट्रंप को खुश करने के लिए ये पुरस्कार अगले ही दिन उन्हें समर्पित कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पोस्ट की तरह शहबाज शरीफ वहां पर अपना भाषण भी व्हाइट हाउस से लिखवा कर ही लाएं। आपको याद होगा, इससे पहले वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने इसी साल राष्ट्रपति ट्रंप को अपना नोबेल पुरस्कार का मेडल गिफ्ट कर दिया था, उन्हें सौंप दिया था। तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ भी, पहली बात तो यह कि उन्हें मिल ही नहीं सकता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है, शायद वो दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन अगर मिल गया तो अगले ही दिन राष्ट्रपति ट्रंप ये नोबेल पुरस्कार उनसे ले लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान के सपने आज कहां पहुंच रहे हैं कि पाकिस्तान में अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जैसे लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की बात हो रही है। असीम मुनीर वो व्यक्ति है जिसके हाथों पर न जाने कितने हजारों लोगों के खून, जिसके उनके हाथ उससे रंगे हुए। युद्ध विराम को अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए और अब ऐसा लग रहा है कि लेबनान में युद्ध की वजह से ये युद्ध विराम किसी भी वक्त टूट सकता है, समाप्त हो सकता है।
इजराइल ने पिछले 24 घंटों में लेबनान पर लगातार बड़े हमले किए, जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए हैं। आज इजराइल की सेना ने लेबनान में हमला करके हिजबुल्लाह के कई आतंकवादी ठिकाने और कमांड सेंटर्स को नष्ट किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के 10 अंडरग्राउंड हथियार के भंडारों को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। इजराइल के हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के लगभग 70 फाइटर्स मारे जा चुके हैं। पिछले 40 दिनों से लेबनान में जारी युद्ध में लगभग 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल के हमलों के कारण ईरान में यह युद्ध विराम टूट जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि युद्ध विराम की शर्तें बिल्कुल साफ और स्पष्ट हैं और ये फैसला अब अमेरिका को लेना है कि वो युद्ध विराम करेगा या फिर इजराइल के जरिए इस युद्ध को जारी रखेगा। और विवाद इसी बात पर है कि लेबनान युद्ध विराम की शर्तों का हिस्सा है या नहीं। ये युद्ध विराम लेबनान पर लागू होता है या नहीं। ईरान चाहता है कि लेबनान में भी हमले तुरंत बंद होने चाहिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। वो लेबनान को हिजबुल्लाह का घर मानते हैं और सोचते हैं कि लेबनान को तो हम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान इस युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है और इजराइल का हमला लेबनान पर जारी रहेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के खिलाफ भी फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। तो सोचिए ये कैसा युद्ध विराम है। ईरान के राष्ट्रपति ने यह चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो बातचीत बेकार हो जाएगी, क्योंकि ईरान कभी भी लेबनान के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। ईरान कभी भी लेबनान को अकेले नहीं छोड़ेगा। तेहरान में कई स्थानों पर अब नए पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जिनमें लिखा है कि ईरान लेबनान का साथ नहीं छोड़ेगा। आप देखिए अलग अलग जगहों पर दीवारों पर इस तरह के पोस्टर्स तेहरान में लगे हुए हैं, जहां पर लोग लेबनान को लेकर अपना समर्थन दे रहे हैं। अब एक और बड़ी दिलचस्प कहानी यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जो युद्ध विराम हुआ, इसके लिए समझौता हुआ होगा, समझौते का कोई ड्राफ्ट बना होगा। वो ड्राफ्ट आखिर किसने तैयार किया था? अब यह भी कहा जा रहा है कि एक ड्राफ्ट तो ऐसा था जिसे चैट जीपीटी से तैयार किया गया था। तो पहले आपने देखा होगा युद्ध में एआई का इस्तेमाल किया जाता है टारगेट चुनने के लिए, हमले करने के लिए। इस बार के युद्ध में एआई का बहुत इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इस युद्ध को रोकने के लिए जो समझौते हो रहे हैं उनके ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या वाकई चैट जीपीटी ने ही ईरान के युद्ध विराम का ड्राफ्ट तैयार किया था? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि ईरान ने युद्ध विराम का जो पहला प्रस्ताव भेजा था उसे शायद चैट जीपीटी से लिखवाया गया था। यानी युद्ध विराम का प्रस्ताव भी अब एक मजाक बन चुका है। हो सकता है कि अब आम लोग भी चैट जीपीटी से पूछ रहे हों कि क्या वो अमेरिका और ईरान के बीच एक अच्छा सा शांति प्रस्ताव ड्राफ्ट करके दे सकता है। जेडी वांस के मुताबिक ईरान ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग प्रस्ताव अमेरिका को भेजे और पहला प्रस्ताव इतना कमजोर था कि उसे तुरंत ही कूड़ेदान में फेंक दिया गया। The American media about the 10-point proposal that the Iranians have made. Now, as I know, because I've been involved in this, there are 3 different 10-point proposals at least that I've seen floating around. The first 10-point proposal was something that was submitted
that we think, frankly, was probably written by ChatGPT that was submitted to Steve Witkoff and Jared Kushner. That immediately went in the garbage and was rejected. ये भी हो सकता है कि जेडी वांस एक व्यंग कर रहे हों और कह रहे हों कि ईरान की तरफ से जो पहले एग्रीमेंट का ड्राफ्ट आया, जो पहला एग्रीमेंट आया, वो इतना कमज़ोर था, इतना हास्यास्पद था, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थीं कि अमेरिका उन पर विचार भी नहीं कर सकता था। वो इतना हास्यास्पद था जैसे शायद उसे चैट जीपीटी से लिखवाया गया हो, शायद वो ये कहने की भी कोशिश कर सकते हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने उस पर ना तो कोई विचार किया और उस समझौते को हमने सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। सोचिए, जहां दांव पर पूरी दुनिया की शांति लगी हो, वहां पर युद्ध विराम का ड्राफ्ट एआई से तैयार करवाया जा रहा है। ऐसी बातें कम से कम हो रही हैं। हम कह नहीं सकते कि ऐसा हुआ था या नहीं। और इसी युद्ध में पहले हमले के लिए एआई का इस्तेमाल हुआ था, ये भी आपको याद होगा। और अब बाद में युद्ध विराम के लिए भी एआई का नाम ही लिया जा रहा है। इस युद्ध में ये तो सभी कह रहे हैं कि जीत हमारी हुई है। ईरान कहता है हम जीते, अमेरिका कहता है हम जीत गए, इजराइल कहता है हम जीत गए। लेकिन उन लोगों की बात कोई नहीं करता जो हार गए। इतिहास भी हमेशा विजेताओं को याद रखता है, लेकिन जो हार गए उन्हें कोई याद नहीं रखता। इतिहास में भी उनके बारे में कुछ नहीं लिखा जाता। आज आपको ये बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में हार किसकी हुई। असल में इस युद्ध में हार हुई है ईरान के लोगों की। जीता कोई भी हो, लेकिन हारे हैं ईरान के लोग। ये वो लोग हैं जो पहले अपनी ही रिजीम, अपनी ही सरकार के साथ संघर्ष कर रहे थे और उसके बाद अब युद्ध में संघर्ष कर रहे हैं। आपको याद होगा, ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर अमेरिका ने एक हमला किया था जिसमें 168 छोटी बच्चियों की मौत हो गई थी, छात्राओं की मौत हो गई थी। और दावा किया जा रहा है कि यह हमला भी एआई की मदद से ही किया गया था। मतलब हमले से लेकर युद्ध विराम तक सभी के लिए इंसानों से ज्यादा अब चैट जीपीटी या एआई पर भरोसा किया जा रहा है, जो बहुत बेहद खतरनाक है। अब आपको 5 पॉइंट्स में ईरान युद्ध के कुछ बड़े सबक बताते हैं। आपने कभी सोचा है कि इस ईरान युद्ध ने दुनिया को क्या सिखाया है? हमने ऐसा क्या देखा जो पहली बार हमें यह लगा कि ऐसा भी हो सकता है? तो कुछ सबक हैं जो दुनिया ने सीखे हैं। पहला, ईरान ने पूरी दुनिया को कम से कम खर्च में युद्ध लड़ने की एक नई डॉक्ट्रिन दी है। ईरान ने सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल से सटीक हमले करके अमेरिका के अरबों रुपए के लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स पर नया सवाल खड़ा कर दिया। ये एयर डिफेंस सिस्टम इतने महंगे हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतने मजबूत भी हैं? एक सवाल ईरान ने खड़ा कर दिया। ईरान ने यह साबित कर दिया कि बिना मजबूत एयरफोर्स और नेवी के भी कोई देश लगातार 40 दिन तक युद्ध लड़ सकता है और अमेरिका जैसी शक्तिशाली सेना को चुनौती दे सकता है। सिर्फ ईरान युद्ध ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ड्रोन्स का रोल अब तेजी से बढ़ रहा है और फाइटर जेट्स का वर्चस्व धीरे धीरे आसमान में कम हो रहा है। अब दुनिया मानव रहित युद्ध की तरफ बढ़ रही है, जिसमें कोई सैनिक आमने सामने का युद्ध नहीं लड़ेगा। सैटेलाइट और एआई से कनेक्टेड एक वॉर रूम होगा जो पूरे युद्ध पर नजर रखेगा और युद्ध को दूर बैठकर ही लड़ा जाएगा। अमेरिका के एक F-35 फाइटर जेट की कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है और इतने पैसे में ईरान लगभग 5500 शाहिद ड्रोन्स का निर्माण कर सकता है। यानी ईरान कम खर्च में ज्यादा टारगेट्स पर हमले कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही पैटर्न हमने देखा, जब भारतीय वायुसेना ने जब चाहे दूर बैठकर अपनी मर्जी से पाकिस्तान के ठिकानों को चुना और उन पर मिसाइल्स और ड्रोन से बिल्कुल सटीक हमले किए। और हमारे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर एक जवाबी हमले को हवा में ही रोक दिया। यूक्रेन में भी अब युद्ध टैंक से नहीं बल्कि ड्रोन से लड़े जा रहे हैं और ये बड़े पैमाने पर लड़ा गया दुनिया का पहला युद्ध है जिसमें ड्रोन्स ही मुख्य हथियार बन गए। इसकी एक और वजह है, जब युद्ध में कोई फाइटर जेट मार गिराया जाता है या उसके पायलट को बंदी बना लिया जाता है, तो दुश्मन सेना उसे एक प्रोपेगेंडा ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करती है। वो एक ट्रॉफी बन जाता है, जैसे आप समझ लीजिए कि दुश्मन सेना ने कोई मैच जीत लिया हो। या अगर हम फुटबॉल मैच के बारे में बात करें, फुटबॉल मैच में जैसे दुश्मन टीम ने कोई गोल कर दिया हो, तो अगर किसी देश का एक फाइटर जेट मार गिराया जाता है, उसके पायलट को अगर दुश्मन देश पकड़ लेता है, तो आप समझ लीजिए कि उसने अपनी विरोधी टीम पर एक गोल कर दिया। इस प्रकार से उसे बताया जाता है, इसे बहुत बड़ी सफलता माना जाता है।
और इसी वजह से बड़े बड़े देश भी अलर्ट रहते हैं। 3 अप्रैल को ईरान ने जैसे ही अमेरिका का फाइटर जेट गिराया, अमेरिकी सेना अचानक से बैकफुट पर आ गई, डिफेंसिव पर आ गई। फिर अमेरिका ने सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए अपने 150 एयरक्राफ्ट और 100 कमांडोज ईरान की जमीन पर उतार दिए। दूसरा, आज का युद्ध सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स का ही नहीं बल्कि नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का एक सूचना युद्ध भी है। इस सूचना युद्ध से लोगों के विचारों को प्रभावित करके जीत और हार तय करने की कोशिश होती है। जैसे जरा ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो इस युद्ध में अमेरिका ने ईरान पर सबसे ज्यादा हमले किए, ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ध्वस्त कर दिया पूरे ईरान को। लेकिन युद्ध विराम को ईरान की जीत ही माना जा रहा है। जब युद्ध विराम हुआ तो दुनिया मान रही है कि इसमें ईरान की जीत हो गई, जबकि नुकसान सबसे ज्यादा ईरान का हुआ है, अमेरिका का नहीं। तीसरा, इस समय की जियोपॉलिटिक्स में समुद्री रास्ते, सैंक्शंस और टैरिफ्स नए ताकतवर हथियार बन गए हैं। इन पर नियंत्रण करके कोई भी देश बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है। यानी ये आर्थिक हथियार हैं, पैसे के हथियार, जिनसे आप पूरी दुनिया पर हमला कर सकते हैं बिना कि कोई गोली चलाए। चौथा, दुनिया में शांति और सहयोग स्थापित करने का दावा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे संयुक्त राष्ट्र, नेटो और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसी संस्थाएं इस युद्ध को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई। इस समय दुनिया में सिर्फ एक ही सिद्धांत चलता है और वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है, जो कि अमेरिका कर रहा है। और पांचवां, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी देश तेल और गैस के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर थे, वहां ऊर्जा संकट की वजह से जबरदस्त महंगाई बढ़ी। आज वो सारे देश परेशानी में हैं और इसलिए भारत जैसे देशों को भी अब सोलर ऊर्जा और दूसरे जो तरीके हैं ऊर्जा के, उन पर जोर देना चाहिए और कुछ ऐसी ऊर्जा का इंतजाम करना चाहिए कि उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े। यानी ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना, ये ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है कि देश वही आगे चलेगा जो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर है। अब देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों अपने आप को इस युद्ध का विजेता बता रहे हैं, लेकिन सच यह है कि इस युद्ध में हारने वालों की कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि हारने वालों की कहानी कभी हेडलाइन में नहीं आती। आज आपको इस युद्ध में हारने वालों की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान या अमेरिका की नहीं, ये कहानी दुनिया भर के आम लोगों की है। ये हमारी और आपकी कहानी है। युद्ध जीतने वाले नेता इतिहास लिखते हैं, लेकिन उसकी कीमत आम जनता अपने खून, अपने आंसुओं और अपने खराब होते भविष्य से चुकाती है। इस युद्ध में सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई है तो वो है ईरान की आम जनता। इस युद्ध में अब तक ईरान के लगभग 1700 आम लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये युद्ध मैं जो आपको बता रहा हूं ये सिर्फ आंकड़े हैं। इनके पीछे छिपे दर्द को कोई नहीं जानता, उसे आप गिन भी नहीं सकते। इस युद्ध की सबसे दर्दनाक कीमत ईरान के मिनाब शहर की बेटियों ने चुकाई। ये तस्वीर आपको याद होंगी जब मिनाब में अमेरिका के एक हमले में 168 स्कूली बच्चियां मारी गईं, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वो मलबे के नीचे मिली। क्या वो इस युद्ध की विजेता हैं? बिल्कुल नहीं। मिनाब की इन बच्चियों की किस्मत में शायद यही लिखा था, या तो वो किसी हमले में मारी जाएंगी और अगर जिंदा भी बच जाती तो ईरान में रहते हुए अपने अधिकारों के बिना शायद घुट घुट कर उन्हें जीना पड़ता, तब भी अपनी जिंदगी आजादी से नहीं जी पाती। ईरान की इन मासूमों और आम जनता की किस्मत में संघर्ष, दर्द और मौत, ये सब लिख दिया गया है, क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला करने वाले बहुत लिमिटेड कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके लिए आम जनता की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है अपनी जिद और अपनी इज्जत। युद्ध से पहले ईरान की जनता सड़कों पर थी, महंगाई और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही थी। लेकिन युद्ध के बाद भी जनता के लिए कुछ नहीं बदला, बल्कि उनकी तकलीफ और बढ़ गई। इस युद्ध ने अगर उन्हें कुछ दिया है तो वो है दर्द, मौत और जख्म, हमेशा के लिए। ईरान से लगभग 11,500 किलोमीटर दूर अमेरिका का हाल भी ऐसा ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस युद्ध का विजेता बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जनता ऐसा नहीं मानती। वहां पर लोग सड़कों पर हैं, युद्ध को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध की असली कीमत वही चुका रहे हैं। अमेरिका में पिछले 1 महीने में पेट्रोल के दाम 2 बार बढ़ गए। इस युद्ध पर अमेरिका अब तक 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। जो पैसा जनता के लिए खर्च किया जा सकता था, उसे युद्ध में झोंक दिया गया।
और वर्ष 2027 के लिए अमेरिका के मौजूदा रक्षा बजट से 40% ज्यादा यानी लगभग 138 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट मांगा गया है। अब इसका जो खर्च है, ये जो पैसा है, ये कहां से आएगा? ये भी अमेरिका के आम लोगों की जेब से ही आएगा। ईरान की 9.5 करोड़ जनता की किस्मत सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के हाथ में। और इसी तरह अमेरिका के 35 करोड़ लोगों की किस्मत भी एक ही व्यक्ति के हाथ में है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब इनकी पसंद नापसंद पर करोड़ों लोगों का भविष्य टिका हुआ है। अगर उन्हें लगता है युद्ध होना चाहिए तो युद्ध होगा और पूरी दुनिया कीमत चुकाएगी। उन्हें लगता है कि नहीं होना चाहिए तो युद्ध रुकेगा। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं कि इस युद्ध में मरने वाले बेकसूर लोग हैं। जब भी युद्ध में आम जनता के हितों की बात आती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं खामोश हो जाती हैं और दुनिया अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है। युद्ध के मैदान में बड़े और ताकतवर नेता जीत जाते हैं, लेकिन जब बात आम जनता की आती है तो पूरी दुनिया असल में हार जाती है। इसलिए हार आम जनता की हुई है और जीत का श्रेय तो लेने के लिए सब लोग हैं ही, आप देख ही रहे हैं। हमने ऊर्जा की बात की कि भविष्य में वही देश आगे बढ़ेंगे जो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हैं। ईरान के युद्ध ने हमें यही सिखाया और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए न्यूक्लियर क्रांति एक बहुत बड़ा कदम है। इसलिए अब हम परमाणु ऊर्जा में भारत की इस नई क्रांति को आपके लिए डिकोड करेंगे। रशिया के बाद पूरी दुनिया में भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल व्यावसायिक स्तर पर किया जाएगा। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये शुभ समाचार पूरे देश के साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का 500 मेगावाट का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मौजूद है, जो अब क्रिटिकल हो चुका है। क्रिटिकल होने का मतलब यह है कि अब ये रिएक्टर बिना किसी बाहरी मदद के खुद ही लगातार चलता रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको आग जलानी है तो सबसे पहले आपको माचिस जलानी पड़ती है, माचिस की तीली से आग लगानी पड़ती है और ये कुछ देर तक जलती है। लेकिन एक बार अगर लकड़ी में आग लग जाए तो वो बिना किसी मदद के लंबे समय तक खुद जलती रहती है। ठीक इसी तरह से अब ये नया रिएक्टर भी अपने आप चलता रहेगा। इस रिएक्टर की सबसे बड़ी खूबी इसके नाम में छिपी है और वो है ब्रीडर। सामान्य परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन की तरह इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करते हैं, लेकिन ये रिएक्टर जितना यूरेनियम का इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा एक नया ईंधन बनाता है जिसे प्लूटोनियम कहते हैं। और भविष्य में हमारे देश में ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर बनेंगे जो इसी प्लूटोनियम की मदद से बिजली बनाएंगे। इस तरह का एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सालाना लगभग 6,500 गीगावाट पर आवर बिजली पैदा करता है। यह लगभग 20 लाख घरों की पूरे वर्ष की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। यानी एक अकेला रिएक्टर पुणे और अहमदाबाद जैसे शहर को बिजली की सप्लाई दे सकता है। और इस नए रिएक्टर के क्रिटिकल होते ही भारत के परमाणु कार्यक्रमों के दूसरे चरण की ऐतिहासिक शुरुआत हो गई है। वर्ष 1954 में भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरणों को तैयार किया था और भारत आज उसी पर चल रहा है। पहला चरण था जिसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं। ये यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। हमारे देश में इस समय 20 ऐसे रिएक्टर्स हैं और ये हमारे देश के परमाणु ऊर्जा की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया, ये बिजली बनाने के साथ प्लूटोनियम का प्रोडक्शन भी करते हैं। और तीसरा, थोरियम रिएक्टर, जो प्लूटोनियम और थोरियम जैसे परमाणु ईंधन की मदद से बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। थोरियम के भंडार के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत में लगभग 10 लाख टन थोरियम का भंडार है, जो पूरी दुनिया का लगभग 25% है। और भारत के पास थोरियम का इतना भंडार है कि इसकी मदद से लगभग 400 वर्षों तक हम बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस समय भारत के वैज्ञानिक थोरियम रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके तैयार होने के बाद भारत को दुनिया के किसी भी देश से यूरेनियम जैसे परमाणु ईंधन को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 3% यानी लगभग 9 गीगावाट बिजली का प्रोडक्शन न्यूक्लियर एनर्जी से करता है और 2047 तक इसे लगभग 11 गुना बढ़ाकर 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और इसे पूरा करने में हमारे स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब आपको बताते हैं कि परमाणु ऊर्जा में भारत की ये कामयाबी कितनी बड़ी है, इसका महत्व क्या है।
पूरी दुनिया में लगभग 75 वर्षों से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाने की कोशिशें चल रही हैं। अमेरिका ने 1950 के दशक में इसके लिए रिसर्च शुरू की, लेकिन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर पाया। जापान ने इस रिएक्टर को बनाने की रिसर्च पर लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ब्रिटेन ने लगभग 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जर्मनी ने लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए और भारत ने सिर्फ 8,100 करोड़ रुपए खर्च करके ही इस टेक्नोलॉजी को बिना किसी बाहरी मदद के विकसित कर लिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने लगभग 22 वर्ष पहले वर्ष 2004 में इस रिएक्टर को बनाने की कोशिशें शुरू की थी। अब आप 3 पॉइंट्स में यह भी समझिए कि पूरी दुनिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों बनाना चाहती है। तो पहला, दुनिया में यूरेनियम की मात्रा बहुत सीमित है, यानी इस समय जो रिएक्टर सिर्फ यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कभी ना कभी ईंधन की प्रॉब्लम जरूर होगी। दूसरा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम के इस्तेमाल से बिजली बनाने के बाद प्लूटोनियम मिलता है, यानी एक ईंधन से कई गुना ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है। और तीसरा, ऑयल, गैस और कोयला जैसे ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी और हमें साफ और स्वच्छ ऊर्जा भी इसके साथ मिलती रहेगी। अब वापस हम युद्ध पर लौटते हैं। इस युद्ध का सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहा कि आखिर अमेरिकी सेना ने ईरान के पहाड़ों में फंसे अपने पायलट का पता कैसे लगाया। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का खेल है। इसका जवाब है घोस्ट मर्मर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें दिल की धड़कन से निकलने वाले सिग्नल की मदद से किसी बहुत बड़े इलाके में मौजूद एक इंसान की सटीक लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पास ये टेक्नोलॉजी है जो 64 किलोमीटर दूर से भी किसी इंसान के दिल की धड़कन का पता लगा सकती है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू करने में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी था। आपको याद होगा, ईरान ने 3 अप्रैल को अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया था। यह पायलट अगले 36 घंटे तक लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा, न जाने कितने किलोमीटर तक चलता चला गया। इस दौरान पायलट ने अपने कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर से एक सिग्नल भेजकर अपनी लोकेशन की जानकारी अमेरिका की सेना को दी, लेकिन इस पायलट ने बार बार अपनी लोकेशन नहीं भेजी क्योंकि उसे डर था कि ईरान की सेना इस सिग्नल को ट्रैक करके उस तक पहुंच सकती है। और तब यह पायलट ईरान के बॉयर अहमद प्रांत के पहाड़ों पर लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी सी गुफा में छिप गया। और ऐसी स्थिति में सिर्फ घोस्ट मर्मर टेक्नोलॉजी से ही इस पायलट को बचाया जा सकता था। असल में जब हमारा दिल धड़कता है तो शरीर में एक बहुत ही हल्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पैदा होता है और इस धड़कन को डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। और घोस्ट मर्मर टेक्नोलॉजी कुछ विशेष सेंसर्स की मदद से दिल की धड़कनों से निकलने वाले इस बेहद हल्के सिग्नल को कई किलोमीटर दूर से पकड़ लेती है। ये सेंसर इतने शक्तिशाली होते हैं कि युद्ध के मैदान में बम धमाकों और गोलियों की आवाज के शोर में भी कमजोर से कमजोर सिग्नल्स को आसानी से पकड़ लेते हैं और फिर एक AI की मदद से इन सेंसर्स को मिले डेटा को फिल्टर करके सिर्फ एक इंसान की हार्ट बीट की पहचान की जा सकती है और उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को अमेरिकी सेना ने अपने एक हेलीकॉप्टर पर फिट किया और ईरान की सीमा के अंदर मौजूद अपने पायलट का पता लगा लिया। इसे अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों में से एक लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। हालांकि अभी इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने की कोशिशें चल रही हैं। भविष्य में इसे F-35 फाइटर जेट्स पर भी फिट करने की योजना अमेरिका की है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं और उनकी याद में आज ईरान के हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर शोक मनाया। ये तस्वीरें तेहरान के ऐतिहासिक रिपब्लिक स्क्वायर की हैं और इस स्थान को ईरान की क्रांति का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर और झंडा लेकर लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए और इस्लामिक परंपरा के मुताबिक उन्हें 40वें दिन श्रद्धांजलि दी गई। ببرن خواهش میکنم توقف در مقابل جایگاه آمدم با پرچم ایران علم خواهش میکنم حرکت کنید هنگامه‌های اذانگاه نزدیکه این ایستاده ایم تا آخر قسم چیه با رهبر شهیدمون
ما خیلی دلمون بلاست. इस्लाम में मृत्यु के 40वें दिन एक खास शोक सभा का आयोजन किया जाता है और इसे चहल्लुम कहते हैं। आज खामनेई की याद में वहां की जनता ने उनके दफ्तर तक शोक जुलूस निकाला और ये ईरान में एकजुटता की सबसे बड़ी तस्वीर बन गई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी और अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। खामनेई का पार्थिव शरीर कहाँ रखा है, इसकी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है और उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया भी है या नहीं किया गया है, ये भी किसी को अभी तक नहीं पता है। अब अपने देश में लौटते हैं और हमारे देश की जो सबसे बड़ी खबर है वो है चुनाव। आज असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर चुनाव हुआ है, यानी वोटिंग हुई है। इन तीनों राज्यों में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई और आज वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया। केरलम में पिछले 39 वर्षों में और असम में लगभग 50 वर्षों में पहली बार इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है। आज शाम 7:30 बजे तक असम में लगभग 85%, केरलम में 78% और पुडुचेरी में लगभग 90% वोटिंग हुई है। आप देखिए, इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में असम में 82%, केरलम में 74% और पुडुचेरी में 83% वोटिंग हुई थी। असम में अभी बीजेपी की सरकार है, पुडुचेरी में एनडीए की और केरलम में सीपीएम की सरकार है। असम के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि केरलम में लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ और कांग्रेस के गठबंधन यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला है। असम में वर्ष 2021 के 126 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 75 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी ने अकेले 60 सीटें जीती और एनडीए को लगभग 45% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस गठबंधन ने 50 सीटें जीती और उसे 43% वोट शेयर मिला। केरलम में 2021 में पिनाराई विजयन की लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटें जीती थी और कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन ने 41 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2021 के केरलम चुनाव में बीजेपी को अकेले 11% वोट मिला था, जो बहुत बड़ी बात है। सीट तो एक भी नहीं मिली थी, लेकिन 11% वोट था। दो और राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अभी वोटिंग होनी बाकी है। तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और इन सभी चुनावों के नतीजे 4 मई को आएंगे। अब आपको असम और केरलम में आज की वोटिंग की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। केरलम में लिटरेसी रेट है 95%, जबकि असम में लिटरेसी रेट है 87%। लेकिन वोटिंग के मामले में असम के लोग आगे निकल गए। अब आपको केरलम और असम के चुनाव के बारे में 2 दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं। पहला, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में असम में केरलम के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई। आखिरी बार 2006 में असम में केरलम से कम वोटिंग हुई थी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में असम में 82% से ज्यादा वोटिंग हुई और इन चुनावों में वोटिंग परसेंट बढ़ने का फायदा बीजेपी को हुआ था और आज भी असम में केरलम से ज्यादा वोटिंग हुई। असम में 85% और केरलम में 78% वोटिंग हुई है। दूसरा, केरलम के मुकाबले असम में युवा वोटर्स की संख्या ज्यादा है। असम में लगभग 31% वोटर्स 30 साल से कम के हैं, जबकि केरलम में इनकी संख्या 22% है।
केरलम में 60 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स लगभग 24% हैं और असम में इनकी संख्या 14% है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उम्र अगर आप देखें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की उम्र 57 साल है और केरलम के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की उम्र है 82 साल। केरलम में 54% हिंदू आबादी है, जबकि 26% मुस्लिम और 18% ईसाई आबादी है। यह है केरलम का ब्रेकअप। तो लगभग 26.5% मुस्लिम आबादी है और 18.5% ईसाई आबादी है। असम में 61% हिंदू आबादी है और 34% मुस्लिम और 4% ईसाई आबादी है। यह असम का ब्रेकअप है। केरलम को लेकर पिछले 3 वर्षों में द केरला स्टोरी नाम से 2 फिल्में आ चुकी हैं और इन फिल्मों में केरलम में लव जिहाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों के बारे में बताया गया है। वहां की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है उसके बारे में बताया गया है। अब यह भी देखना होगा कि इस प्रकार की जो फिल्म आई उनका असर इस बार के चुनाव में कितना दिखाई देगा। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल, केरलम और तमिलनाडु को जीतना एक बहुत बड़ी राजनीतिक परीक्षा है, या ये कह लीजिए कि ये बीजेपी का बहुत पुराना सपना है जो कभी पूरा नहीं हुआ। असम में बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाने की बहुत बड़ी चुनौती हो गई। असम में 2016 से बीजेपी की ही सरकार है। देश की सुरक्षा के लिहाज से असम बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और बीजेपी के लिए इस राज्य में फिर से चुनाव जीतना जरूरी है। असम चुनाव में इस बार घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और विकास एक बड़ा मुद्दा है। घुसपैठ तो बहुत ही बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है। मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत का मामला भी वहां पर एक बड़ा इमोशनल मुद्दा बना। केरल में इस बार महंगाई, बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा था। असम में बीजेपी की 2 बार सरकार बनी है, लेकिन केरलम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी आज तक कभी सरकार नहीं बना पाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन 5 साल से और केरलम में पिनाराई विजयन 10 साल से सत्ता में है। और पिनाराई विजयन केरलम के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल तक शासन करने के बाद फिर से चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। आमतौर पर केरलम में हर 5 साल में सरकार बदलती है। ऐसे में इस बार केरलम के चुनाव नतीजों में कोई बड़ा उलटफेर आपको दिखाई दे सकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि तमिलनाडु में पुलिस कस्टडी में एक पिता और पुत्र की मौत के बाद 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा दी गई है और यह सब तब संभव हुआ है जब एक महिला कांस्टेबल की महत्वपूर्ण गवाही ने अपना काम कर दिखाया, जो इन्हीं के साथ काम करती थी। विकसित भारत का विकसित वायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards and a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित वायर। तमिलनाडु में एक पिता और पुत्र की हत्या के आरोप में वहां की अदालत ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई है।
अदालत ने पुलिस कस्टडी के दौरान पिता और पुत्र की हत्या के एक मामले में ये सजा दी है। आज से 6 साल पहले जून 2020 में तमिलनाडु में 60 साल के एक व्यापारी पी जयराज और 31 साल के उनके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस के मुताबिक उस समय लॉकडाउन के दौरान, आपको याद होगा तब कोविड का समय था, कोविड का लॉकडाउन चल रहा था और पुलिस का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान मोबाइल फोन की दुकान देर तक खोलने की वजह से उन्हें हिरासत में तब पुलिस ने लिया था। उस समय कोविड की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। हिरासत में लेने के बाद कई पुलिस वालों ने थाने के लॉकअप में पिता और पुत्र को पूरी रात पीटा, जिसकी वजह से दोनों की पुलिस की हिरासत में ही मौत हो गई। इस मौत के विरोध में उस समय देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। शुरुआत में इस मामले को दबाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन बाद में यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की जांच के आधार पर कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को दोषी माना और 6 साल के बाद अब आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इस केस में सभी आरोपी पुलिस वाले थे और उन्हें दोषी साबित करना आसान बिल्कुल नहीं था। आरोपी पुलिस वालों ने पिता और पुत्र की हत्या को छिपाने की बहुत कोशिश की। वो शायद बच भी जाते, लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ी भूमिका किसी ने निभाई और वो भूमिका एक महिला ने निभाई। और ये जो महिला कांस्टेबल है, ये इन्हीं पुलिस वालों के साथ काम करती थी। उसका नाम है रेवती। 37 साल की रेवती उसी पुलिस स्टेशन में तैनात थी जहां इस पिता और पुत्र को पीटा जा रहा था और जहां उनकी हत्या की गई। रेवती ने पुलिस वालों को पिता और पुत्र को पीटते हुए देखा। जांच के दौरान रेवती ने सभी आरोपियों की पहचान की और रेवती की गवाही की वजह से ही इन सारे पुलिस वालों को सजा मिल पाई। इस मामले में पुलिस के 2 चरित्र आपको देखने को मिलते हैं, 2 चेहरे आपको देखने को मिलते हैं। एक वो जिन्होंने वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया, कानून के रक्षक होकर भी कानून को तोड़ा और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। एक आपको ये चेहरा दिखाई देता है। लेकिन दूसरा चेहरा वो है जिसने उसी वर्दी की इज्जत बचाई, सच का साथ दिया, दबाव के बावजूद झुकी नहीं और न्याय दिलाने में उसने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। यानी एक तरफ वर्दी का दुरुपयोग था, दूसरी तरफ उसी वर्दी में ईमानदारी और साहस भी था। तो इस कहानी में एक तरफ एक पुलिस कर्मी है जो कि रेवती है, जिसने खाकी यूनिफॉर्म पहनी है पुलिस की, और सामने दूसरी तरफ भी वही पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी हुई है। लेकिन आज रेवती को सलाम करना चाहिए कि रेवती ने अपना फर्ज निभाया, अपना कर्तव्य निभाया और सच को सच कहा। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब आपको सच को चुनना पड़ता है झूठ को सजा देने के लिए, और रेवती ने ये बहुत मुश्किल काम किया। उन्होंने सच को सच कहा, झूठ को झूठ कहा, सही को सही कहा, गलत को गलत कहा। यानी जिंदगी को उन्होंने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में देखा और उनका जो फैसला था ये भी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है। ऐसा नहीं है, उनके ऊपर बहुत दबाव पड़े होंगे क्योंकि अपने ही साथियों को वो जेल पहुंचा रही थी, अपने ही साथियों को वो सजा दिलवा रही थी। आसान उनके लिए बिल्कुल नहीं रहा होगा और आगे का रास्ता भी उनके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए रेवती से आज आप बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जो आज हम तमिलनाडु से चुनकर लाए। युद्ध का शोर चल रहा था, चुनाव चल रहा था, चुनावों के बीच, ईरान युद्ध के बीच इस प्रकार की जो कहानियां होती हैं ये दब जाती हैं, ये कहानियां आप तक पहुंचती नहीं हैं। हम आपको अपराधियों की कहानी बताते हैं, आपको सारी नेगेटिव खबरें बताते हैं, लेकिन हमारे ही बीच में कुछ अच्छे लोग भी हैं, हमारे ही आसपास कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, और ये जो हुआ है ये उन्हीं में से एक है। माना बिल्कुल कि नाइंसाफ़ी हुई, ऐसे पुलिस वाले हमारे लिए ख़तरनाक हैं, हमारी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक हैं, लेकिन रेवती ने जो बहादुरी दिखाई है उसकी कहानी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। अब एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।
विकसित भारत का विकसित वायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards and a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करना। नमस्कार। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा